नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उच्च न्यायालय के बारे में, ठीक है ना। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ये टॉपिक आता है और ये बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह कॉस्मोस पब्लिकेशन का वन लाइनर बुक है। और इसमें जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट क्लास 6 से 12 तक दिया गया है ना, सारे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें इंक्लूड किया गया है ना, वन लाइनर के फॉर्म में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस टॉपिक में क्या कहा गया। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बोला, ठीक है ना। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्य समिति कौन कौन हो सकता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, CJI या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हो सकता है ना। दूसरा कौन है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। तीसरा, एक प्रख्यात विधि वेत्ता हो सकता है। तो उच्च न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्य समिति कौन कौन हो सकता है? पहला समिति हो सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, CJI या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हो सकता है। दूसरा कौन होगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। तीसरा, एक प्रख्यात विधि वेत्ता हो सकता है, ठीक है ना। ये क्या कर सकता है? न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्य, यही तीनों सदस्य है। अगला पॉइंट है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? तो 62 वर्ष है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रीट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? तो परमादेश कहते हैं। दायित्व के निर्वहन हेतु रीट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो 25 है। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या? तो 25 है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में संवैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? परामर्श संबंधी अधिकार नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? तो उत्प्रेषण, है ना। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आता है। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आता है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? अधिकरण न्यायाधीश। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? अधिकरण न्यायाधीश। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? अधिकरण न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होता है। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाए रखा जा सकता है?
3 माह तक बंदी बनाए रखा जा सकता है। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 माह तक बंदी बनाकर उसे रखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ अनुच्छेद दिया गया है, इसके बारे में लोग पढ़ते हैं क्या दिया गया उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद है 214। 214 में क्या कहा गया? 214 में क्या कहा गया? 214 में क्या कहा गया? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। अनुच्छेद 214 में कहा गया है, अनुच्छेद 214 का क्या विषय है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 215 में क्या कहा गया है? उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में। उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में अनुच्छेद 215 में कहा गया है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 216 का क्या विषय है? उच्च न्यायालय के गठन के बारे में इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अर्हताएं। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अर्हताएं। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अर्हताएं की बात अनुच्छेद 217 में कहा गया है। अनुच्छेद 218 में क्या कहा गया है? उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। अनुच्छेद 218 में क्या कहा गया है? उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना अनुच्छेद 218 में कहा गया है। अनुच्छेद 219 में क्या कहा गया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 219 में क्या कहा गया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 220 में क्या कहा गया है? अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 220 में क्या कहा गया है? अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, है ना। अनुच्छेद 220 में कहा गया है अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस क्या होना है? उसका प्रतिबंध, प्रैक्टिस उसका बंद हो जाएगा। अनुच्छेद 221 में कहा गया है, अनुच्छेद 221 का क्या विषय है? न्यायाधीशों का वेतन भत्ते इत्यादि। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों का वेतन भत्ता इत्यादि अनुच्छेद 221 में कहा गया है। अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश की एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। अनुच्छेद 222 में का विषय है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण अनुच्छेद 222 में कहा गया है। अनुच्छेद 223 का क्या विषय है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 223 में कहा गया है। अनुच्छेद 223 में क्या कहा गया है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 223 में कहा गया है। अनुच्छेद 224 में क्या कहा गया है? अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224 में कहा गया है। अनुच्छेद 224 में क्या कहा है? अनुच्छेद 224 का विषय है अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 के ए में क्या कहा गया है? उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 का विषय है उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224 के ए में कहा गया। अगला देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 225 का क्या विषय है? उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 225 का विषय है उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 225 का विषय है उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 226 का विषय है कुछ रीट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। कुछ रीट याचिका जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। कुछ रीट याचिका जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति अनुच्छेद 226 में कहा गया है। अनुच्छेद 226 ए में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 226 ए, अनुच्छेद 226 इधर भी लिखा गया है।
इसके अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना, यानी निरस्त, है ना, इसको निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 227 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 227 का विषय है उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। अनुच्छेद 227 का विषय है। अनुच्छेद 227 का क्या विषय है? उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति अनुच्छेद 227 में कहा गया है। अनुच्छेद 228 का विषय है उच्च न्यायालय में कुछ मामलों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 228 में कहा गया है उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण के बारे में अनुच्छेद 228 में कहा गया है। अनुच्छेद 228 के ए में क्या कहा गया है? राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान निरस्त। इसमें अनुच्छेद 228 के ए में कहा गया। अनुच्छेद 228 के ए में क्या कहा गया है? राज्य अधिनियमों के संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 228 के ए में कहा गया। अनुच्छेद 229 में क्या कहा गया? पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय। पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय के बारे में अनुच्छेद 229 में कहा गया है। पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के विषय के व्यय का जो विषय है, ये जो विषय है अनुच्छेद 229 का विषय है। अनुच्छेद 230 का क्या विषय है? उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। 230 अनुच्छेद 230 का विषय है उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 230 का विषय है उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 231 का विषय है दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 231 का विषय है दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 231 का विषय है। अनुच्छेद 231 का क्या विषय है? दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है ना, अनुच्छेद 231 का विषय। अगला देखते हैं हम लोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है ना। पेंशन कहाँ से दिया जाएगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। उच्च न्यायालय पीठ की अवस्थिति एवं क्षेत्राधिकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 ईस्वी में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और इसके क्षेत्र में कौन कौन इसका क्षेत्राधिकार कौन कौन है? तो पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके अंतर्गत आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। मुख्य पीठ एवं खंडपीठ की बात करते हैं तो कलकत्ता, पोर्ट ब्लेयर वो खंडपीठ है ना। पोर्ट ब्लेयर में इसका क्या है? खंडपीठ है कलकत्ता, और पोर्ट ब्लेयर में इसका खंडपीठ है। अगला है मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में होती है। देख लीजिए, तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास ये तीनों का स्थापना कब हुई थी? 1862 ईस्वी में हुई थी। इतना बात याद रखेंगे। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। तो तीनों याद हो गया है ना। तो कलकत्ता के अंतर्गत आता है, कलकत्ता का क्षेत्राधिकार है पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर और इसका खंडपीठ, है ना। कोलकाता पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ, है ना। अगला महाराष्ट्र की बात करते हैं तो ये कब होती है? महाराष्ट्र उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में होती है। इसके अंतर्गत इसका क्षेत्राधिकार कौन है? महाराष्ट्र, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव और गोवा किसके अंतर्गत आता है? महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। और इसका खंडपीठ की बात करते हैं तो कौन सा है खंडपीठ? मुंबई, नागपुर, पणजी व औरंगाबाद में खंडपीठ है ना। मुंबई, नागपुर, पणजी व औरंगाबाद में इसका क्या है? खंडपीठ है। अगला है मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी। इसका अगर क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो तमिलनाडु व पुदुचेरी आता है। और खंडपीठ की बात करते हैं तो मद्रास, इसका खंडपीठ है क्या है? मद्रास। अगला देखते हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था। और इसका क्षेत्राधिकार की बात करते तो कर्नाटक है, और खंडपीठ की बात करते थे इसका बंगलुरु है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में होता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में होता है और इसका क्षेत्राधिकार उत्तर प्रदेश है। और इसका खंडपीठ की बात करते हैं तो प्रयागराज लखनऊ में खंडपीठ, प्रयागराज लखनऊ में इसका क्या है, खंडपीठ। अगला है पटना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, 1916 में होती है और इसका क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो पूरे बिहार आता है। और इसका खंडपीठ की बात करते हैं तो ये इसका खंडपीठ कहाँ पर है, पटना में, ठीक है ना, कहाँ स्थित है, पटना में। अगला देखते हैं जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थापना 1928 में होती है और इसका क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है। खंडपीठ की बात करते हैं तो श्रीनगर व जम्मू, दोनों क्या, श्रीनगर व जम्मू। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में होता। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में होता है। इसका क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश है। खंडपीठ की बात करते हैं तो क्या है इसका खंडपीठ, जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर में खंडपीठ है। जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर में इसका क्या है, खंडपीठ। अगला है पंजाब व हरियाणा। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में होता है। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में होता है, 1966 में होता है और इसका क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ आता है, तीनों आ जाता है। और इसका खंडपीठ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ में इसका खंडपीठ है। अगला है गुवाहाटी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, 1948 में होती है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में होती है। इसके क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो असम आता है, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश इसका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश। खंडपीठ की बात करते हैं गुवाहाटी, कोहिमा, इम्फाल व अगरतला में इसका खंडपीठ है। गुवाहाटी बोले तो कोहिमा, इम्फाल और अगरतला, इम्फाल व अगरतला में इसका खंडपीठ है। अगरतला में क्या है, इसका खंडपीठ है। ओडिशा, ओडिशा की बात करते हैं तो ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, 1948 में होती है। तो गुवाहाटी और उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में होती है। गुवाहाटी और उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, 1948 में होती है और इसका क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो ओडिशा है। खंडपीठ की बात करते हैं तो कटक, खंडपीठ की बात करते हैं तो ये क्या है, कटक। अगला है राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना 1949 में होता है। राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना 1949 में होता है। इसका क्षेत्राधिकार है राजस्थान है। खंडपीठ की बात करते हैं तो जोधपुर, जयपुर में खंडपीठ, जोधपुर, जयपुर में इसका क्या है, खंडपीठ। अगला देखते हैं हम लोग केरल। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में होती है। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में होती है। केरल व लक्षद्वीप, केरल व इसका क्या है, लक्षद्वीप, केरल व लक्षद्वीप इसका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और इसका खंडपीठ की बात करते हैं तो एर्नाकुलम, इसका खंडपीठ क्या है, एर्नाकुलम। केरल का खंडपीठ क्या है, एर्नाकुलम। गुजरात, गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में होती है। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में होती है। इसका क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो गुजरात है। खंडपीठ की बात करते हैं तो अहमदाबाद, इसका खंडपीठ कहाँ है, अहमदाबाद। दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में होता है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में होता है। इसके क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो दिल्ली है और खंडपीठ की बात करते हैं तो ये भी क्या है, दिल्ली है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1967 में होती है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1967 में होती है और इसके क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश है और इसका खंडपीठ की बात करते हैं तो ये शिमला में, ठीक है। अगला है सिक्किम। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में होता है। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में होता है और इसका क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना, सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, 1975 में होता है और इसके क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो सिक्किम है ना। और इसका खंडपीठ की बात करते हैं तो क्या है, खंडपीठ गंगटोक है ना। छत्तीसगढ़, सिक्किम के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में होती है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और
झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में होती है, 2000 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2000 ईस्वी में होती है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2000 में होती है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2000 ईस्वी में होती है। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़, और इसका बात करते हैं खंडपीठ, तो ये क्या है आपका बिलासपुर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बोले तो बिलासपुर। उत्तराखंड, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में हुई थी। इसका क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो उत्तराखंड है, और इसके खंडपीठ की बात करते हैं तो नैनीताल। इसकी खंडपीठ क्या है? नैनीताल। उत्तराखंड का खंडपीठ क्या है? नैनीताल, है ना। झारखंड, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में होती है। इसका क्षेत्राधिकार कौन है? झारखंड है, और इसका खंडपीठ क्या है? रांची में, है ना। अगला है मेघालय, मेघालय, मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 ईस्वी में होता है। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 ईस्वी में होता है। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 ईस्वी में होता है। इसका क्षेत्राधिकार मेघालय है, और इसका खंडपीठ कहाँ पर है? शिलोंग। मेघालय की उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ पर है? शिलोंग में। मणिपुर, मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में होती है। मेघालय और मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में होती है। मणिपुर का क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार का है मणिपुर में। खंडपीठ की बात करते हैं तो इसका खंडपीठ क्या है? इम्फाल में है। अगला है त्रिपुरा, त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना भी कब होती है? 2013 में होती है। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 2013 में होती है। तो मणिपुर की मणिपुर होगा, और इसका खंडपीठ इम्फाल में है। त्रिपुरा, त्रिपुरा का उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 2013 में होती है, और इसका क्षेत्राधिकार त्रिपुरा है, और इसका खंडपीठ क्या है? अगरतला, अगरतला, है ना। अगला देखते हैं हम लोग तेलंगाना, 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 तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में होती है। तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में होता है। इसका क्षेत्राधिकार तेलंगाना है, ठीक है ना। और इसका खंडपीठ क्या है आपका? हैदराबाद, हैदराबाद। अगला है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये दोनों उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में होती है। आंध्र प्रदेश का क्षेत्राधिकार आंध्र प्रदेश है, और इसका है अमरावती। देखिए विशेष क्या देगा? 7 केंद्र शासित प्रदेश भिन्न विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। 7 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। अलग अलग उच्च न्यायालय उसी के अंतर्गत आ जाता है। इधर क्या दिया गया? विशेष, विशेष की बात करते हैं। 6 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास और राजस्थान, मध्य प्रदेश, मद्रास और राजस्थान की अस्थाई खंडपीठ है। तो 6 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास व राजस्थान की अस्थाई खंडपीठ है। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्य पीठ, केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्य पीठ बंगलुरु की 2 सर्किल खंडपीठ है। बंगलुरु की 2 सर्किल खंडपीठ है, एक है धारवाड़ और दूसरा है गुलबर्गा। धारवाड़ और गुलबर्गा, धारवाड़ और गुलबर्गा किसका? कर्नाटक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 1866 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 1866 में हुआ था। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है प्रतिषेध, है ना, प्रतिषेध। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है प्रतिषेध, लागू की जाती है। उच्च न्यायालय की अधीक्षण, उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय, सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। नागरिकों के मूल अधिकारों से जुड़े मामले उच्च न्यायालय की किस अधिकारिकता के अंतर्गत आता है? तो मूल अधिकारिकता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। नागरिकों के मूल अधिकारों से जुड़े मामले उच्च न्यायालय की किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है? तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय का प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी, तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला
सेठ। तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर में हम नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।